शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा और चर्चा होली के रंगों की भी बनी हुई। ब्रज ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां धुलेंडी के बाद भी होली उत्सव के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां बुंदेलखंड की परंपरा के साथ लठमार होली का आयोजन हुआ। डगरवाहा गांव में हाथी बाबा के स्थान पर लोग जुटते हैं। महिलाएं हाथों में लठ लेकर रहती हैं। आयोजन के दौरान करीब 51 फीट ऊंचाई पर गुड़ और इनाम की पोटली बांधी जाती है। हुरियारे उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि महिलाएं लठ बरसाकर उन्हें रोकती हैं ताकि वो पोटली को तोड़ नहीं पाए। होली के मुख्य पर्व के बाद निभाई जाने वाली इस परंपरा को देखने के लिए बुंदेलखंड के कई गांवों से हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पारंपरिक परिधानों में सज कर एक साथ वाद्य यंत्रों को बजाकर जश्न मनाने की तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर की हैं, जहां होली के बाद गोल फेरिया मेला में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ये भी रंगोत्सव से जुड़ा पारंपरिक उत्सव है, जिसमें आदिवासी समाज के लोग ढोल नगाड़ों के साथ ही दूसरे वाद्य यंत्रों की धुन पर लोक नृत्य के जरिए जश्न मना रहे हैं। साथ ही इस मेले में साहसी करतबों का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस उत्सव का रंग देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। विदेशी भी इस छटा को देखकर मुग्ध होते हैं। ये मनोरम छटाएं मणिपुर की राजधानी इम्फाल के ब्रह्मपुर की हैं, जिसमें युवक और युवतियां एक घेरे में हाथ पकड़कर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए यहाँ थाबल चोगम्बा हार्ट ऑफ याओ शांग का आयोजन किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने इस लोक नृत्य से समा बांधा। थाबल चोगम्बा याओ शांग यानी होली उत्सव के दौरान आयोजित होने वाला प्रमुख पारंपरिक चांदनी नृत्य है, जो मणिपुर की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। इसके जरिए लोग पारंपरिक संगीत की थाप पर एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करते हैं। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में ये होला मोहल्ला के बाद की तस्वीरें हैं। सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब में होला मोहल्ला के बाद अरदास के बाद सोने की सेवा शुरू कर दी गई है। हर साल होला मोहल्ला के अगले दिन यूके से आया निष्काम सेवक जत्था ये सेवा करता है। इस सेवा की खास बात यह है कि सोने की धुलाई के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि पारंपरिक और प्राकृतिक तरीके अपनाते हुए रीठों के पानी से सोने को साफ किया जाता है, जिससे सोने की चमक बरकरार रहती है और उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। ये सेवा लगभग 10 से 12 दिनों तक चलती रहेगी। इस दौरान सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब के मुख्य गुम्बद के साथ साथ अकाल तख्त साहिब, दर्शनी द्योड़ी और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब में लगे सोने की सफाई भी की जाएगी। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में एक बार फिर भक्त ने बेशकीमती पत्थरों से लैस सोने का हार अर्पित किया। साईं भक्त द्वारा भगवान को अर्पित किया गया ये हार 193 ग्राम वजन का है, जिसकी कीमत 23 लाख रुपए के करीब है। इससे एक दिन पहले ही साईं मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश हावरे ने करीब 46 लाख रुपए मूल्य के सोने के 6 ओम अर्पित किए थे, जो साईं बाबा की मूर्ति के पीछे स्थापित किए गए। यानी 2 दिन में साईं बाबा के दरबार में करीब 70 लाख मूल्य के सोने का चढ़ावा प्राप्त हुआ। और अब दुबई से वतन वापसी कर रहे भारतीयों की। दुबई में फंसे लोगों का भारत आना जारी है। देश के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स दुबई में फंसे लोगों को लेकर पहुंच रही हैं। गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक दंपत्ति दुबई से वापस लौटा तो उनकी जान में जान आई। दरअसल बठिंडा की एक महिला अपने पति के साथ दुबई गई थी, लेकिन इजरायल, अमेरिका और ईरान के संघर्ष के बीच वो वहां फंस गए। इसी तरह कई और लोग भी दुबई में फंस गए, लेकिन अब धीरे धीरे स्वदेश वापसी हो रही है। फिलहाल दुबई में हालात सामान्य। अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच दुबई में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी हो रही है। पंजाब के बठिंडा के एसएसडी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल नीरू गर्ग और उनके पति प्रवीण गर्ग फ्लाइट रद्द होने पर दुबई में शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंस गए। हालांकि बृहस्पतिवार की रात उनकी फ्लाइट मुंबई पहुंची।
इसके बाद मुंबई से फ्लाइट के जरिए चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। नीरू गर्ग ने बताया कि वो पर्सनल टूर पर गए थे, लेकिन युद्ध के माहौल में फंस गए। SST कॉलेज की प्रिंसिपल नीरू गर्ग हमारे साथ हैं। मैम, एक समय जहां पे आप क्राइसिस मैनेजमेंट को डील करते हैं, स्टूडेंट्स को डील करते हैं, आपका खुद का क्राइसिस में फंस जाना, कितने दिन का आपका जर्नी था? उसके बाद क्या हुआ? कितने दिन आप फंसी रहे? जरा उसके हमारी मैम जो थी खुद की पर्सनल विजिट थी, दैट वाज फ्रॉम 22 टू 28 को हम लोग फंस गए, पूरी तरह स्टक हो गए। 28 से आज तक आप देख लो, आज 5 तारीख है। ये दिन जो है ना, ये हमारे पूरे मेंटल ट्रॉमा के निकले हैं। पर क्या हुआ था? आई मीन, आप लोग एयरपोर्ट में पहुंच गए थे, आपकी फ्लाइट बुक थी, क्या हुआ था? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और मदद आपको कहाँ से फिर मिली? हमारा जो है ना, एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट सब कुछ बुक थी, चेक इन हो गया था, सब कुछ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी तरह की। पर जब एकदम से 140 के करीब, हमारी 3:30 पे थी फ्लाइट, 140 के करीब एकदम से UAE गवर्नमेंट की तरफ से आई अनाउंसमेंट की सारे के सारे एयर स्पेसेस बंद हो गए, कोई फ्लाइट नहीं आएगी, ऑल फ्लाइट्स कैंसिल। उसके बाद वहाँ पे क्योस क्रिएट हुआ, क्योंकि लोगों की फ्लाइट्स थी, उन्होंने जाना था, पर वो नेचुरली वो दैट वाज टोटली अनबियरेबल कंडीशन। एक बार शॉर्ट फ्लाइट से अनसर्टेनिटी, बट उसके बाद आप कहाँ रुके? क्या होटल्स में आप बंदोबस्त था? क्या रहने का, कुछ खाने पीने का? क्योंकि ये भी बात आ रही थी, आपके वीडियोस जो सामने आ रहे थे, कि आप लोग, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में थे। नहीं, बंदोबस्त किसी ने नहीं किया जी, दैट वाज टोटली पर्सनल बाय, वो तो कुछ नहीं था। वहाँ से फिर हम लोग अपने लेवल पे, क्योंकि वहीं से पहले निकल ही नहीं सकते थे। हमें 1:40 पे दोपहर को आया है, भी कैंसिल होगी। रात को 10 बजे तक तो हमें उन्होंने क्लियर ही नहीं किया भी करना क्या है। उन्होंने कहा कि दुबई में वैसे तो हालात सामान्य हैं, लेकिन फ्लाइट बंद होने के कारण डर का माहौल है, और जब तक हम भारत नहीं पहुंचे तब तक सांसें अटकी रही, क्योंकि ऐसी दुबई तो हमने सपने में भी नहीं सोची थी, जहां से निकलकर हम आए हैं। आप वापस कैसे आए? कितने लोग फंसे हुए थे? क्या आपने देखा? क्या सिचुएशन है? लोग वहाँ और भी फंसे हुए हैं। हम लोग 225 के करीब जो हैं बॉम्बे उतरे हैं आज सुबह 2:35 पे, तो अभी वहाँ पीछे और भी बहुत है, ब्लॉक्ड है वो। अब आप वापस आके आपको लग रहा है थोड़ा सा रिलीफ है? रिलीफ तो लग रहा है, पर मैंने जो बाकियों को देखा है ना, मेरा उनमें ज्यादा अटका हुआ है। मुझे होता है भी उनको भी आना चाहिए, क्योंकि अपना यस। नीरू गर्ग के पति प्रवीण गर्ग ने बताया कि फ्लाइट न चलने के बाद वहां पर होटल और दूसरी चीजों का खर्च उन्होंने खुद उठाया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दुबई में वैसे हालात सामान्य हैं, लेकिन फ्लाइट न चलने से पैनिक बना हुआ है। हमने आपकी धर्मपत्नी से बात की, अब आपसे बात करें। क्या आप बता पाएंगे सिचुएशन है वहाँ की, और आपको लगता है कि कितनी मदद लोकल से मिल पाई आपको? लोकल तो हम मैम किसी को जानते नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया से जब मैम ने डाल दी, वो भी लोगों ने प्रेशर किया, मैडम आप बोलो, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाओ। हम बैठे थे वहाँ, वेट कर रहे, बोर्डिंग होने वाली थी अपनी, सारा कुछ हो गया, घूम ले घुमा ले, एयरपोर्ट पे आ गए। तो ये लीजर ट्रिप था आपका? हाँ, लीजर का। मैं अभी मैडम रिटायर रहा हूँ 31 जनवरी को। मैं चल मैडम तेरे घुमा के ले आऊँ। तो इससे आपने क्या लोगों को सबक मिला है या क्या है? क्योंकि दुबई सेफ डेस्टिनेशन माना जाता है, और अब एकदम अनसर्टन सिचुएशन हो गई। क्या आप लोगों को बोलना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, जो तो मैम टेम्पररी फेज है, कभी देखो लड़ाई, भूचाल, कोई भी आपदा, दिक्कतें कितने भी आ सकती है। मैं नीरू कहने लगी सारा स्वाद चला गया। मैं नीरू तू अपना कहता चला गया, स्वाद तो उन्होंने चला गया जो बेचारे पहले दिन आए ने, अज पैसे ला के 5 दिन या 4 दिन। मैडम कई लोग आए ने जो टिकट प्री प्रोम करके आ गए। जान बची तो लाखों पाए। आपको बताए, आप ये देखिए वापस आ गए हैं, और एक आप बीती भी बता रहे हैं, और उसी बीच में आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे लोग फंसे हुए हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार है वो अपने बलबूते पे सबको वापस ले आए जाए। और ख़ास तौर पे ये समय असमंजस का समय इस वक्त बना हुआ है, खास तौर पे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। झारखंड के रांची से 90 लोगों का एक ग्रुप दुबई घूमने पहुंचा था, और 28 फरवरी को इनकी वापसी थी। ये भारत वापसी के लिए होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे, लेकिन इस बीच इन्हें खबर मिली कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और इन्हें वापस होटल लौटना पड़ा। फिलहाल इनकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है। इनका कहना है कि दुबई का माहौल सामान्य है। वहाँ जैसे हम लोग 28 को निकल चुके थे, वहाँ अबू धाबी के लिए, वहाँ दुबई से अबू धाबी से ही हम लोग का फ्लाइट था। तो 28 तारीख को हम लोग को निकले थे, और रास्ता में लंच कर रहे तो वही समय 2 बम गिरा वहाँ। हाँ, उसके बाद में गिरने के बाद में क्या हुआ कि हम लोग जब एयरपोर्ट आए ना, तो हम लोग का फ्लाइट कैंसिल हो गया सब। हाँ, उसके बाद सब फिर दुबई वापस होटल में आए हम लोग। कितने लोगों का ग्रुप था आपका? हम लोग का 90 के आसपास था। मतलब ग्रुप में गए थे वहाँ? हाँ, पूरा ग्रुप था, नोभोको सीमेंट से गए थे।
फिर कैसे आप लोग फिर हम लोग फिर वहाँ रहे, हम लोग 4 दिन रहे वहाँ। फिर उसके बाद फिर जब फ्लाइट 1-2 उड़ा, पहले वहाँ बेंगलुरु सब गया, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग, तो फिर हम लोग को कल अचानक बोला गया कि आज चलना है कह के। अबुधाबी से? हाँ, तो हम लोग शारजहाँ ले गया, शारजहाँ से फ्लाइट था। इस दौरान पूरे मन में क्या चल रहा था? नहीं, डर तो लगता ही था, लेकिन दुबई शांत था। रांची के ही एक दूसरे शख्स जो दुबई में जॉब करते हैं, इस तनाव के बाद वो भी घर वापस आए। इनका कहना है कि दुबई सरकार ने लोगों की खूब मदद की और माहौल शांत बना हुआ है। वहाँ की सरकार भी बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्टिव थी और पब्लिक को कभी वैसा कुछ हानि नहीं पहुँचा। वहाँ पे धमाका बहुत होता था, हमेशा मिसाइल बगल में हम लोग के होटल से 2 किलोमीटर दूर में गिरता रहता था, लेकिन हम लोग संयम से बनाए रखे अपना। और रात में हम लोग को कभी नींद नहीं आता था, कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे। फैसिलिटी कंपनी से बहुत अच्छा मिलती थी, लेकिन हम लोग फिर भी अच्छा से सुरक्षा अपने आप से महसूस नहीं कर पाते थे। घर वाले बहुत परेशान थे हम लोग के, बहुत सारा न्यूज़ मिलता था कि जल्दी आ जाओ, ये हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन हम लोग वहाँ थे तो जब तक कंपनी नहीं चाहेगी कैसे आ पाते। इसी तरह से कर्नाटक के बीजापुर से 60 लोगों का एक ग्रुप अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचा था, लेकिन इसी बीच तनाव का माहौल बन गया, जिसकी वजह से इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। लेकिन गुरुवार की रात ये सुरक्षित दिल्ली लौट आए। दुबई में आज तक कुछ नहीं है। जो हम जहाँ ठहरे थे ना स्टार होटल में, वहाँ कुछ नहीं थे। हम जो जाते थे, खाना खाते थे, कुछ होता था नहीं। दुबई में एक्चुअली बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। दुबई का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये अनुभव उन परिवारों का है जो दुबई में फंसे हुए थे और अब सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। और अभी भी कई लोग दुबई में फंसे हैं और उन्हें सुरक्षित लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आंध्र प्रदेश में 13 साल के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की तैयारी चल रही है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कटक के मुंडाली में सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीआईएसएफ की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि 57 मात्र एक संख्या नहीं है, बल्कि ये समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की एक यात्रा का प्रतीक है, जो औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक के दृढ़ प्रयास को दर्शाती है। गृह मंत्री ने कहा कि सीआईएसएफ ने परंपरा को बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाया है। देश के सभी बंदरगाहों की सुरक्षा भी सीआईएसएफ को सौंपी गयी। उत्तराखंड के चमोली जिले में थराली के जंगलों में लगी आग पर गुरुवार को काबू पाया गया। वहीं नारायणबगड़ के जंगलों में बुधवार देर शाम आग बुझ गई थी। इसके अलावा नीति घाटी के मलारी में सेना कैंप के ऊपर के जंगल में लगी आग पर शुक्रवार 10 बजे तक काबू पाया गया। हालांकि तेज हवाएं और बढ़ते तापमान के चलते जिले के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान के साथ फिर जंगलों में आग की घटना देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसे अगले 90 दिनों में लागू किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर 13 साल से कम उम्र के लोगों पर लगाम लगाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही 13 से 16 साल की उम्र के लोगों पर भी विस्तार से चर्चा के बाद प्रतिबंध लगाने की संभावना है। और अब बात एक ऐसी महिला की जो कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात देकर आज लाखों लोगों के लिए मिसाल बन गई है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हम आपको मिलवाते हैं संघर्ष, साहस और सफलता की प्रतीक माने जाने वाली प्रोफेसर डॉक्टर परिन सोमानी से, जिन्होंने न सिर्फ कैंसर को हराया बल्कि हमें जीतना भी सिखाया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों के जीवन में उम्मीद की एक रोशनी भी जलाई है। डॉक्टर परिन आज महिलाओं की सशक्त आवाज बनकर उभरी है। ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर परिन सोमानी। इनकी कहानी इसलिए क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, टेडेक्स वक्ता, मानवतावादी और कई किताबों की लेखिका हैं, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवा विकास को बढ़ाने में ही समर्पित किया। डॉक्टर परिन सोमानी एक मिसाल का नाम है। परिन सोमानी ने कैंसर को हराया और हमें जीतना सिखाया। डॉक्टर परिन सोमानी कैंसर की वो योद्धा हैं जो उसे हराकर खुद को सशक्त करती हैं
और कई महिलाओं को शक्ति की पहचान कराती हैं। उनका दर्शन कोमलता कमजोरी नहीं बल्कि एक महाशक्ति है, आज विश्व स्तर पर गूंज रहा है। एक वक्त था जब कैंसर की वजह से उनका चेहरा कई सर्जरी के चलते सौंदर्य खो चुका था, लेकिन जब वो कैंसर को हराकर बाहर निकली तो एक अद्भुत सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक बनकर निकली। बचपन से प्रतिभाशाली, खो-खो की चैंपियन और तेज साइकिलिस्ट के रूप में पहचानी जाने वाली परिन सोमानी का जिंदगी ने एक बड़ा इम्तिहान लिया। अमेलोब्लास्टोमा नामक कैंसर ने कुछ समय के लिए उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली थी। कैंसर हमको मालूम हुआ उसके पहले मुझे ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेमेशन था, मेरी आंखें चली गई थी 2000 में। I was only 30 एट दैट एज। मैं 30 साल की थी तभी मेरे आंखें का विजन चला गया था टेम्पररी, और उसके बाद 2001 में मालूम हुआ कि आई हैव गॉट एमोलोब्लास्टोमा। एमोलोब्लास्टोमा एक बहुत खतरनाक कैंसर है जो हमारे फेस में ही घूमता है, बाहर नहीं जाता, इधर ही घूमता है, और वो घूमते घूमते मेरे ये साइड लेफ्ट साइड मैंडिबल में आ चुका था। बहुत तकलीफ वाला टाइम था। I was in a dark. I did not know where I was, but the beauty of it, I never have given up. बावजूद इसके परिन थकी नहीं, कैंसर को हराकर मोटिवेशनल स्पीकर बनी। तभी उनको एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का चांस मिला। कॉन्टेस्ट जीता और फिर जीत मानो आदत बन गई। कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने के बाद कई फिल्म निर्देशकों ने भी उनसे संपर्क साधा। लोग जिस इंडस्ट्री में जाने का सपना देखते हैं, वहां से आए एक ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। मूवी अच्छी बात है, बट हमारे लिए दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, हमको मूवी में जाने का शौक भी नहीं है। हमको समाज में कैसे सेवा करनी वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। हमारा मतलब खाली इतना है कि हम कैसे समाज को आगे बढ़ाए, बच्चे को इन द वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट के लिए हमारे बच्चों के एजुकेशन, हम कोई भी बच्चा एजुकेशन के बिना नहीं जाना चाहिए। वो सब चीज़ में हमको जास्ती ने जास्ती उनकी सेवा में टाइम देना है। डॉक्टर परिन ने एजुकेशन, मीडिया और एजुकेशनल लीडरशिप में 2 PhD हासिल की हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड पीस और ग्लोबल एजुकेशन में 6 ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित हो चुकी हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में वो 400 से ज्यादा वेबिनार और 300 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग ले चुकी हैं। वो 127 देशों की यात्रा कर चुकी हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संबोधित कर चुकी हैं। ऊपर वाले का शुक्र है, आई एम सो ब्लेस्ड कि कोई भी हमारा ध्यान रखने वाला ऊपर ध्यान रखता है और वो हमको नई जिंदगी दी। 9 साल की उम्र से डॉक्टर सोमानी किताब लिख रही हैं, लेकिन कैंसर से लड़ाई ने उनके लिखने की कला को भी एक नई दिशा दी है। अब तक उनकी 23 किताब पब्लिश हो चुकी हैं। उनकी कई किताबें बेस्ट सेलिंग भी रही हैं। परिन सोमानी फिलहाल लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट की CEO और ग्लोबल रिसर्च जर्नल की चीफ एडिटर हैं, जहां वो छात्रों को रिसर्च और पब्लिकेशन के मौके देती हैं। दुनिया भर के स्टूडेंट को सिखाती हैं। यही नहीं, वो झारखंड के ट्राइबल बच्चों को शिक्षा देने में भी जुटी हैं। डॉक्टर परिन को यूके संसद से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वंडर वुमन अवार्ड 2023 और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। कैंसर से जंग, अस्थायी अंधकार और अनगिनत चुनौतियों को हराकर आज डॉक्टर परिन सोमानी वैश्विक मंच पर महिलाओं की सशक्त आवाज हैं। इनकी कहानी हर किसी को इंस्पायर करती है। ये हर किसी को ये बताती है कि जीवन में कुछ भी कभी भी हो जाए, हार नहीं माननी है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद है और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1097 अंक गिरकर 78,918 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 315 अंक गिरा और 24,450 पर जाकर बंद हुआ।
शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। मुनाफा वसूली की वजह से दिल्ली में सोने का भाव 1100 रुपए गिरा और 10 ग्राम सोने की कीमत 1,64,100 रुपए पहुँच गयी। वहीं चांदी के भाव भी 600 रुपए गिर गए और 1 किलो चांदी की कीमत 2,71,700 रुपए पर पहुँच गयी। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर हुआ। रुपया 6 पैसे गिरा और $1 के मुकाबले 91 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। और न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी आंध्र प्रदेश में आबादी को लेकर लाई गई नई पॉलिसी की। दशकों से हमारे देश में जनसंख्या पर काबू करने के लिए फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में आबादी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को राज्य के लिए एक पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि घटती जनदर को देखते हुए सरकार अब फैमिली प्लानिंग से आबादी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में ड्राफ्ट पॉलिसी पेश करते हुए कहा कि अभी कुल परिवारों के 58% यानी कि लगभग 3 लाख परिवारों में केवल एक बच्चा है, जबकि राज्य के बाकी के 2,17,000 परिवारों में 2 या फिर इससे अधिक बच्चे हैं। सीएम ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में अभी टोटल फर्टिलिटी रेट 1.5 है, जो कि 1993 में 3.0 था, जबकि डेमोग्राफिक बैलेंस के लिए ये 2.1 होना चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट लगातार गिरने से कामकाजी लोगों की संख्या घट सकती है, जिसका सीधा असर आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। नायडू ने चिंता जताई कि लगभग सभी दक्षिणी राज्यों की आबादी घट रही है, जिसकी वजह से इन राज्यों में लोकसभा में प्रतिनिधियों की संख्या भी गिर सकती है। आंध्र प्रदेश की नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी में दूसरा या फिर तीसरा बच्चा पैदा करने वाले माता पिता को 25,000 रुपये जन्म के समय दिए जाएंगे और इसके बाद अगले 5 साल तक तीसरे बच्चे के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी बच्चों को 18 साल का होने तक मुफ्त शिक्षा का भी प्रावधान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार तीसरा बच्चा होने पर महिलाओं को 10 महीने की मैटरनिटी लीव और पुरुषों को 2 महीने की पैटर्निटी लीव देने पर भी विचार कर रही है। राज्य की आबादी बढ़ाने के लिए सरकार की योजना है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के हर पड़ाव पर पूरा सहयोग मिले। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जिस पर लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। नायडू ने कहा कि सरकार की योजना है कि इस पॉलिसी को मार्च के अंत तक फाइनल किया जाए और इसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार की आबादी बढ़ाने से जुड़ी इस पॉलिसी को लेकर हमने दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन है फॉर द फर्टिलिटी, इस पर तो अगर जनरल ओपिनियन लिया जाए तो उन्होंने भी एक डेटा के अकॉर्डिंग पूरा सर्वे किया होगा और अपने स्टेट को और कंट्री को देखते हुए कमिंग डेज में जो भी उनकी लाइबिलिटी बन रही है एज पर प्रोडक्शन या जो भी उनको जॉब ग्रोथ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो उस गवर्नमेंट के हिसाब से सही है। मुझे लगता है कि अभी जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो यंग एज वाले 60% है, तो उसको देखते हुए जैसे चाइना में हम देख रहे हैं, जापान में देख रहे हैं, वहाँ पे वर्किंग जो पॉपुलेशन है बहुत लो हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो एजेज हैं वो 80-90 साल तक है। जो उन जो मतलब जो एक एज होता है 40 से 50 वाला, 30 से 50 वाला, उसमें वो लैग कर रहे हैं। तो मेन जो काम का जो रेशियो है 30 से 50 वाले रेशियो के ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी होते हैं। डेफिनेटली मतलब मैं तो इसके हिस्से सही है। आज मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, आज के ज़माने में लोग इतना देखती है, कोई कत्ल बेटे को मार दे रहा है, बाप को मार दे रहा है, इसलिए सब डरे हुए बैठे हैं। अब कहते हैं लोग कहते हैं मैं शादी नहीं करूँगा। कोई लड़का शराब पी के मार दे रहा है, कोई लड़की मार दे रही है, जब डरे हुए बैठे हैं, कोई ड्राम में मार दे रहा है, कोई बाप को मार दे रहा है, इसलिए कोई कहता है मैं शादी करूँगा नहीं। अब शादी में चक्कर में नहीं पड़ेंगे सब। ये कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से शादी भी नहीं करेंगे, जहाँ हम आप करेंगे करना होगा तो, नहीं तो हम कुमारे रह जाएंगे ऐसा ही। नहीं, उनका ये तर्क है कि और तीसरा बच्चे की बात कही, क्या वो हमें खाने को रोटी देगी? हम तीसरा बच्चा कहाँ से पैदा करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? आपने सोच कैसे लिया? तीसरा पहले के बच्चे साथ पैदा होते थे, मेरे भी, हम लोग भी काफ़ी भाई बहन थे, पर आज के ज़माने में एक ही बच्चा हो जाता, कोई नहीं करता है। मेरे भी एक ही बेटी है, मेरी भतीजी की एक बेटी है, बड़ी वाली की, छोटी वाली के एक बेटा है, उसके भतीज बहू का एक बेटा है।
और मेरे सारे बहनों के 2-2 बच्चे होंगे। लेकिन हम ये बता रहे तीसरा बच्चा कोई नहीं करा, कहाँ देंगे? हमारी चलिए भाई की 3 लड़की हुई है, कुछ देगा हमारे भाई को? अरे तीसरा बच्चा कहाँ से करे? पैदा कर लेंगे, पालेगा कौन? उसको परवरिश कौन करेगा? खर्चा कौन उठाएगा उसका? आज के ज़माने में एक बच्चा भी पालना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी महंगाई हो रखी है कि कोई भी नहीं पाल सकता 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे। इसलिए आज मैं बस गर्व से कहती हूँ, मैं खुश हूँ कि मेरी एक बेटी है और मेरा दामाद हीरा जैसा मुझे मिला है। नहीं, देखो सरकार का काम है कहना, ठीक है? सरकार बोलती है, आती है, चली जाती है। आज तक तो कभी ऐसा कोई हुआ नहीं है कि आंध्र प्रदेश की सरकार बोल रही है कि ऐसा देंगे हम, वो देंगे, ठीक है? चुटनी के लिए सब, वो इलेक्शन के लिए सब करेंगे, बाकी कुछ आगे करेंगे नहीं। वो रही चीज़ है कि 3 बच्चे पैदा करेगा, ठीक है, जाएगा वो कागजात लेके, सब बीवी बच्चों को लेके, वो बोल देगा हाँ चलो, आगे भी फाइल पेंडिंग पड़ी होती है, सब जगह रिश्वतें मांगते हैं। तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना, जब अपने दो, हम दो, हमारे दो, सीधी बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है गवर्नमेंट का। वैसे भी आंध्र प्रदेश सरकार की जनसंख्या शायद 8 करोड़ तकरीबन है। 8 करोड़ कोई कम जनसंख्या नहीं होती। हमसे भी बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, वहाँ पे भी देखा जाए तो अभी 2 बच्चों का अब उन्होंने अब करा काफ़ी टाइम बाद। और रही बात जनसंख्या बढ़ाने की, वैसे हमारे देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, आपको मालूम ही है। तो ये जो डिसीजन लिया है मेरे हिसाब से तो गलत लिया गया है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहाँ ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। सिविल सर्विस एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया। अनुज कोटा जिले के पास एक छोटे से कस्बे रावत भाटा के रहने वाले हैं। अनुज ने अपनी प्राथमिक शिक्षा रावत भाटा में ही पूरी की थी। इसके बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए वो जोधपुर चले गए, जहां पर साल 2023 में उन्होंने एम्स जोधपुर से MBBS की डिग्री हासिल की। इसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की और आज UPSC टॉप करके सबसे बड़ा सपना उन्होंने पूरा कर लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? परिवार के साथ अनुज आज अपनी खुशियां साझा कर रहे हैं। पूरा परिवार साथ है और अनुज की इस कामयाबी पर यकीनन जश्न भी मना रहा है। अनुज केवल ये उपलब्धि अनुज के लिए नहीं बल्कि ये दूसरे युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है। हमारे सहयोगी मनीष औरसिया ने अनुज से खास बातचीत की। तो अनुज, घर पर बात हो गई, पेरेंट्स ने सबसे पहले किसको बताया आपने? मम्मी या पापा का रिएक्शन क्या रहा? घर पे हम तीनों ही थे, मम्मी और पापा और मैं साथ में थे। तो नेचुरल सी बात है, फर्स्ट रैंक जैसे ही देखी तो मैं चिल्लाया जोर से कि पापा मैंने टॉप कर लिया है। तो हम तीनों बैठ के आराम से ज़मीन पे बैठ के थोड़ा तसल्ली से सोचा कि ये एक्चुअल में सच है। फिर उसके बाद भगवान को धन्यवाद बोला और उसके बाद फिर भाई को फ़ोन किया। अनुज, आज आपकी स्टोरी पूरा देश देख रहा है, युवाओं के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। थोड़ा बताइए कि बैकग्राउंड क्या था आपका, आपने पढ़ाई किस चीज़ की शुरू की थी? क्या 12th के बाद से ही UPSC की तैयारी शुरू हो गई थी या उसके बीच में कुछ और आपने किया? जी सर, मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन करा है सर, MBBS एम्स जोधपुर से। और जी सर, और उसके बाद सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही UPSC का 2023 में मैंने दिया था। तैयारी सर मैंने काफ़ी पहले से, मतलब जिस टाइम मैं कॉलेज में था उसी समय से थोड़ा सा रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ चला गया था। और प्रॉपर तैयारी मैं कहूँगा तो इंटर्नशिप में जितना मुझे टाइम अपने पास स्पेयर कर पाता था, तो तब से मैंने थोड़ा सा सीरियस मोड में तैयारी चालू करी थी। 2023 में ही मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई और 23 में ही मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया था। फॉर्चुनेटली मुझे 23 में डेनिक्स, जो कि सेम पेपर कंडक्ट करवाता है, उसी में मुझे एलोकेट हो गई थी। अभी मेरी प्रोबेशन चल रही है डेनिक्स की और थर्ड अटेम्प्ट में मैं अभी इसमें फर्स्ट रैंक मुझे मिली है UPSC 2025। अनुज, अब ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। आप डॉक्टरी कर रहे थे और डॉक्टरी करने के साथ साथ UPSC की आपने तैयारी की, UPSC आपने क्रैक भी कर लिया है। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सर। तीसरा अटेम्प्ट था। तो डॉक्टरी पढ़ने के साथ साथ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ समय कैसे निकालते थे? हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ तो वैसे ही इतनी हेक्टिक होती है, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे आप लोग काम करते हो। कैसे पूरा टाइम टेबल बना था, कैसे चीजें आप मैनेज कर रहे थे? सर एक्चुअल में जो मेरा प्रैक्टिस का फेज था, इंटर्नशिप था, उसमें मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि जो मेरे सीनियर्स थे, मेरे जूनियर्स थे, मेरे बैचमेट्स सबसे इम्पोर्टेंट, जिनने वर्क अलोकेशन में काफ़ी मदद करी, जिनने मदद करी कि मेरे पास टाइम रहे ताकि मैं थोड़ा पढ़ने में टाइम निकाल पाऊँ। और इसके अलावा सर घर पे जब मैं इंटर्नशिप के बाद मैं घर से प्रैक्टिस करने आया, घर से तैयारी करने के लिए आया था, तो पूर्ण रूप से सहयोग घर वालों ने दिया।
ताकि पूरी प्रायोरिटी मेरी मेहनत रह सके, और इसी की बदौलत आज सक्सेस हाथ लगी है सर। वो क्या चीजें जो आपने मिस करी इस प्रिपरेशन के दौरान, और अब जब रिजल्ट पूरी तरीके से आपके पक्ष में है तो आप क्या वो चीजें करना चाहेंगे, चाहे वो घूमना हो या कुछ अच्छा खाना हो, क्या चीजें करना चाहेंगे? सर मैं किसी चीज को लेके ऐसे रिग्रेट नहीं करता कि मैं ऐसा इस फेज में कुछ ऐसा मिस करा, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि मुझे प्रिपेयर करना था, तो मैंने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ा, मैंने सोशल मीडिया को पीछे छोड़ा, पूर्ण रूप से बंद कर दिया, अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया इन सब चीजों से। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सर मेरे पास एक बहुत अच्छा टाइम मिला अपने घर पे रहने का, अपने माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि एक बार जब हम कॉलेज से निकलते हैं, नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमें टाइम बहुत कम मिल पाता है जिसमें इतना लंबे समय तक हम अपने माँ बाप के साथ रहें। तो वो एक समय मुझे मिला, तो उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, ना कि मैं इस चीज को रिग्रेट करूं कि मैं कुछ मिस करा मैंने। जिस वक्त पर आपने यूपीएससी क्लियर किया है वो जंजीस का दौर उसे कहते हैं, आपके लिए ये अनुभव कैसा रहा? और आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको अब नई चीजें बहुत कुछ मिलने वाला है, क्या आपको सोशल मीडिया ने, क्योंकि जंजीस सीधे कनेक्ट था सोशल मीडिया से, आपकी यूपीएससी की तैयारी में क्या सोशल मीडिया का कोई रोल था? सर मैंने सोशल मीडिया के लिए एक सोशल मीडिया ऐप जरूर मैंने डिलीट नहीं करी थी, बाकी सारी डिलीट कर दी थी। मैं ट्विटर को जरूर फॉलो करता रहा, जो कि एक्स अभी बन चुका है, तो मैं एक्स पे जरूर। बिहार के मुजफ्फरपुर से गर्व करने वाली खबर सामने आई है। राघव झुनझुनवाला ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। राघव की इस बड़ी सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं पूरे मुजफ्फरपुर जिले में गर्व और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यूपीएससी के रिजल्ट की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया और बताया जा रहा है कि राघव ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास के दम पर ही ये मुकाम हासिल किया। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और ऐसे में मुजफ्फरपुर के राघव झुनझुनवाला भी यूपीएससी क्रैक किए हैं। ये इनका दूसरा अटेम्प्ट था और चौथा रैंक आया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। कितनी खुशी हो रही है क्योंकि चौथा रैंक, यानी बिहार का एक तरह से तो टॉपर हैं आप। उम्मीद नहीं किया था, लेकिन आ गई तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। एंड कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, मतलब जैसी डिमांड एग्जाम के पास बढ़ाना पड़ता था। एग्जाम खत्म हो गया, मेंस खत्म हो गया तो थोड़ा चिल हो जाता था। तो अच्छा, इंटरव्यू के दौरान कोई एक ऐसा सवाल जो पूछा गया और जिसका जवाब के बाद आपको लगा होगा कि क्लियर हो गया? एक सवाल को याद। मेरा इंटरव्यू बहुत स्ट्रेसफुल रहा था, मेरी उम्मीद बिल्कुल जीरो हो गई थी, लेकिन थैंकफुली आई हैव गॉट द मार्क्स नाउ, सो आई एम ग्रेटफुल कि अल्टीमेटली हो गया। अच्छा, शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की? मैं होम टाउन से किया सब कुछ। राइट। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पंचकुला के रहने वाले एकांश ढल ने तीसरा रैंक हासिल किया है। एकांश की मां नर्मला स्कूल में प्रिंसिपल हैं और पिता कृष्ण ढल बीजेपी नेता हैं। एकांश ने साल 2024 में यूपीएससी में 342वां और साल 2025 में 295वां रैंक हासिल किया था और अब तीसरी बार फिर से उन्होंने एग्जाम क्रैक करते हुए टॉप 3 में रैंकिंग हासिल की है। फिलहाल एकांश शिमला में ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि भाई मेरे बच्चे ने आज हिंदुस्तान भर में अपने पिता का नाम रोशन किया है, तीसरे नंबर उसका रैंक आया है। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी और खुशी की बात मेरे लिए है कि मेरा बच्चा जो है वो आज अपने पिता को एक इस प्रकार का अवसर दिया कि जिसके कारण उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। जिस तरह से आपके बेटे ने आज तीसरा रैंक किया है, कहीं ना कहीं कई युवाओं को युवा पीढ़ी को संदेश जा रहा है, क्या कहना चाहिए? युवा पीढ़ी को भी ये संदेश है कि वो एकाग्रता बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें। लक्ष्य कोई भी दूर नहीं है, लक्ष्य को हासिल करना बड़ा मुझे लगता है आसान है। अगर अनुशासन और एकाग्रता है तो लक्ष्य कोई भी दूर नहीं है। आप उसके पहले गुरु होते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से पढ़ाई करता था आपका बेटा? एकांश स्टार्टिंग से मेहनती बच्चा था, उसको मैं जो भी काम कराती थी वो अच्छे से कर लेता था और खुद भी अपनी गलतियों से सीखता था, अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करता था जब भी। तो वो मेहनती बच्चा तो शुरू से रहा और जिस भी टारगेट को, जैसे 12th में भी उसने था कि मुझे SRCC में जाना है, तभी उसने बहुत मेहनत की। उसके उस टाइम पे भी 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो SRCC में उसका एडमिशन हुआ। तो जिस चीज को पाने की कोशिश करता था तो वो पा लेता था, क्योंकि मेहनती बच्चा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक युवा स्ट्रॉबेरी की खेती के गुर सीखकर उसमें पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ है। आज वो इसके जरिए न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहा है बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार देकर उनकी जिंदगी भी संवार रहा है।
एक अकेले की मेहनत और लगन ने पूरे गांव की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। शुरुआत विक्रांत ने की। अब विक्रांत की ही तरह जम्मू कश्मीर के कठुआ में कई लोगों ने स्ट्रॉबेरी में अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया है। विक्रांत के पास जमीन कम थी, दूसरी फसलों से आमदनी नहीं होती थी। तलाश थी एक ऐसे आइडिया की जिससे छोटे खेत से बड़ी कमाई की जा सके। इसमें मदद की राज्य के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने। मिट्टी की जांच करने के बाद विक्रांत को पता चला कि यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती अच्छा मुनाफा देगी, पर नए किस्म की फसल थी, इसलिए पहले ट्रेनिंग ली, फसल को समझा और फिर खेती शुरू कर दी। आज उनका हॉर्टिकल्चर का अच्छा खासा बिजनेस है। हमने 1 एकड़ से 2.5 एकड़ तक पहुंचा दिया। अब हमारे पास हमारा लक्ष्य, हम 5 एकड़ स्ट्रॉबेरी को भी संभाल सकते हैं। चाहते हैं कि हमारे साथ जो छोटे फार्मर हैं वो जुड़ें, हम उनके पौधे भी उनको अच्छे प्रोवाइड कराएंगे और उनका फ्रूट भी खरीदेंगे सही दाम में। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर कुछ छोटे फार्मर रहेंगे तो हम उनको अपने साथ जोड़ लें। खेती तो शुरू कर दी, पर समस्या ये थी कि इसे बाजार कैसे दें। इसके लिए जरूरी था कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर इसकी खेती हो, ताकि ये इलाका स्ट्रॉबेरी की खेती का हब बन सके। शुरुआत भले ही छोटी हुई हो, पर विक्रांत ने इसका दायरा बड़ा कर लिया है। विक्रांत ने धीरे धीरे अपने साथ और लोगों को जोड़ा। आज आलम यह है कि कठुआ के छोटे से गांव कोरे पुन्नू में 20,000 स्ट्रॉबेरी के पौधों से अपना सफर शुरू करने वाले विक्रांत आज 1 लाख पौधों की फार्मिंग कर रहे हैं। आज अपनी छोटी सी जमीन पर स्ट्रॉबेरी फार्मिंग से ये सालाना 10 लाख से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। विक्रांत आज अपने गांव के ही लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती में इनके साथ महिलाओं समेत 15 लोकल वर्कर्स काम कर रहे हैं। घर में ही काम मिलने से ये भी खुश हैं, अपने परिवार की देखभाल करने में मदद भी कर पा रहे हैं। यहाँ पे विक्रांत भैया ने स्ट्रॉबेरी का फार्म खोला है। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं खेत में और ये हम पैक करते हैं। शुक्रगुजार है भैया के, क्योंकि उन्होंने हमें घर पे ही काम दिया है, क्योंकि हम बाहर जा भी नहीं सकते हैं। हमारे बच्चे भी छोटे हैं और हमें टाइम ही नहीं होता। और हमें अच्छा रोजगार दिया है हमको, और जब हम ओवर टाइम लगाते हैं तो उसके पैसे अलग दे देते हैं। कोई पैसा रखते बहुत ही अच्छा है हमारा, और इनका टाइम जो है कि बहुत अच्छा है, किसी को परेशान नहीं करते हैं और किसी को कुछ नहीं बोलते, बहुत अच्छे हैं। और जो स्ट्रॉबेरी तोड़ते और पैकिंग करते हैं, हमें हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जहाँ पे काम मिला बाहर जाके क्या करेंगे। विक्रांत की तरक्की देखकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी अब उन्हें अपने ब्रांड एम्बेसडर की तरह पेश करते हैं। विक्रांत अपनी मेहनत और सरकारी मदद से आज उदाहरण बन गए हैं। तो स्ट्रॉबेरी में उसने अच्छा पैसा कमा रहा है। 18-20 कनाल में उसका एरिया है। अच्छे पैसे को 10 लाख के करीब अभी उसने पैसा कमा लिया है, और वो ठीक है। उसको देख के उसके डिजाइनिंग जो लोग हैं वो भी इससे इंस्पायर हुए हैं। यंग लड़का है, काफ़ी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो हमारा एक एंटरप्रेन्योर है हॉर्टिकल्चर का, और उसको फॉलो काफ़ी लोग कर रहे हैं। कमी टैलेंट की नहीं है, कमी संसाधनों की भी नहीं है, अभाव है जानकारी का। सरकार की ओर से सब्सिडी से लेकर सॉइल चेकिंग तक की सुविधाएं दी जाती हैं, पर इसके बारे में अमूमन लोगों को पता होता नहीं है। अगर पता होता भी है तो कैसे उन सुविधाओं का फायदा उठाया जाए ये नहीं मालूम होता। इसी अंतर को पाटने का काम कर रहे हैं विक्रांत जैसे युवा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर के दावेदारों में शामिल संजू सैमसन। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते हैं खेल जगत। क्रिकेट फैंस को अब 8 मार्च का बेसब्री से इंतजार है। इसी दिन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होना है, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर होगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस फाइनल को लेकर टीम इंडिया के फैंस बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुंबई में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया इंग्लैंड पर रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंची है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के 8 दावेदार खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत से संजू सैमसन को जगह मिली है, जिन्होंने टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। संजू के अलावा इंग्लैंड के विल जैक्स, दक्षिण अफ्रीका के लुंगी एनगेडी और एडम मार्करम,
न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और टिम सफर्ड, अमेरिका के शेडली वैन शाल्कविक के साथ ही पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान के नाम शामिल हैं। मुंबई में आज से डीपी वर्ल्ड गोल्फ इवेंट की शुरुआत हो गई। सुनील गावस्कर की चैरिटी द चैंप्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस टूर्नामेंट के शुभारंभ के मौके पर खेल जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। युवराज सिंह, वेंकटेश प्रसाद, जीआर विश्वनाथ, लिएंडर पेस, रिद्धिमा दिलावरी, नेहा त्रिपाठी, गौरव घई, इयान मॉर्गन, डेविड लॉयड जैसे दिग्गजों के साथ ही कई दिग्गज मौजूद रहे, जिन्होंने गोल्फ खेलने का लुत्फ भी उठाया। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।